नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। और उन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज लेकर के आया हूं अध्याय 7 संघवाद का लेक्चर नंबर 5। आज हमारा 5th लेक्चर है। आइए जानते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघवाद में। जो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि केंद्र और राज्य सरकारें होंगी, तो कहीं ना कहीं मैं कहूं संघवाद का जो आधार है वो संबंधों पर है, रिलेशंस पर है। और रिलेशंस किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में, वो जानेंगे। फिर राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन की चर्चा करेंगे विस्तार से और विस्तृत में। और फिर फाइनली एक टॉपिक देखेंगे स्वायत्तता की मांग, जो राज्य मांग कर रहे हैं स्वायत्तता की, उस पर भी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अगर आप लोगों ने 10th में सोशल साइंस पढ़ी होगी और अगर मुझसे पढ़ी होगी यूट्यूब पर, तो मैंने हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि 9th की किताबें, और स्पेशली 9th की बात करता हूं मैं वैसे, और बाकी 10th में भी अगर किसी ने बड़ी शिद्दत से पढ़ा होगा तो शायद आज उनको कोई चीज समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट टॉपिक उठाया है 10th की किताब से, केंद्र राज्य संबंध। वहां पर भी यही टॉपिक दिया हुआ, भाषा नीति का, भाषाई राज्यों का केंद्र राज्य संबंध। ये क्लास 10th के चैप्टर 2 संघवाद वाले में ये पढ़ा हुआ, और यही आज हम 11th में पढ़ रहे हैं। और जो चीजें कहीं ना कहीं मैंने बेसिक के रूप में 10th के बच्चों को समझाई, वही आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों की, सेंटर स्टेट रिलेशंस की। देखिए बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बेसिक, एक आधार होता है, एक जरूरी जो पॉइंट होता है वो हमें समझना होता है। संघवाद में हम शुरुआत से इस चैप्टर के लेक्चर 1 से मैं बार बार कह रहा हूं कि केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकारें होंगी, दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ठीक है ना, हस्तक्षेप नहीं करेगी, दोनों के एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी और आपसी विश्वास के तहत काम करेगी। और जब बात विश्वास की आ जाए ना, तो विश्वास जो दर्शाता है वो संबंध को दर्शाता है, वो रिलेशंस को दर्शाता है। ठीक है ना, रिलेशन जैसे मैं बात करूं दो दोस्तों का, अगर दो दोस्त हैं, ठीक है, अब दो दोस्तों में बहुत विश्वास है, चाहे कोई तीसरा करके कितनी आग लगाने की कोशिश करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे कपल होता है, हस्बैंड वाइफ होता है, अगर उनके बीच में संबंध अच्छा है, रिलेशन बढ़िया है, चाहे कोई कितना ही कुछ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरूरी है कि केंद्र राज्य के बीच में भी संबंध बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके आदर्श व्यवस्थाओं के रूप में गिना जाए कि हाँ यार, उस देश में केंद्र राज्य का जो संबंध है वो बहुत बेहतरीन है। तो केंद्र राज्य के संबंध को विस्तार से हम लोगों को पढ़ना होगा। अब 1947 से पहले तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था, परंतु 1947 के बाद भारत आजाद हो गया और 1950 में भारत का संविधान भी लागू हो गया। तो 1947 के बाद, या मैं कहूं 1950 के बाद, किस प्रकार से केंद्र राज्य का संबंध रहा है वो हम यहां पर आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो चुका था। इसके बाद प्रथम लोकसभा के चुनाव कराने की बात आई कि भाई पहले लोकसभा के चुनाव कराए जाए। और पहले लोकसभा के जो चुनाव कराए गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्टूबर 1951 से लेकर करके फरवरी 1952 तक चले थे। इसलिए प्रथम लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी पूछा जाए कब हुए हैं तो 1952 हम लोग कहते हैं, क्योंकि फाइनली रिजल्ट सब 1952 में ही आए थे। तो अक्टूबर 1951 से 1952 तक प्रथम इलेक्शन चले। ये प्रथम लोकसभा के चुनाव 1952 में हो चुके थे। अब यहां से अगर आप देखें, और अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊं, मैं बात करूं 1947 से पहले की, तो भारत में एक पार्टी है जिसका बहुत गजब का योगदान देश को आजादी दिलाने में रहा, और मतलब लोगों के दिलों में वो पार्टी बसी हुई थी। और वो पार्टी कौन थी? कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी भैया? कांग्रेस। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और प्रथम चुनाव की बात आई, तो पूरे भारत के लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ क्या है, कांग्रेस को जिताना शुरू कर दिया। चुनाव दो जगह हो रहे थे उस समय, दो सरकारों की बात हो रही थी। तो केंद्र सरकार के लिए लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। इस लोकसभा के चुनाव से हमें प्रधानमंत्री मिलता और हमें मंत्री मिलते, और यहां पर हमें मुख्यमंत्री मिलता और हमें मंत्री मिलते। और दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं, दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं। आज तो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 2022 में यूपी में चुनाव हो गए,
अब 2023 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे और 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। पर उस समय क्या हुआ करता था कि लोकसभा और विधानसभाएं, जितनी भी विधानसभाएं उन सबके और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। मतलब लोग 2 वोट डाला करते थे एक साथ, एक तो भैया लोकसभा वालों के लिए और एक विधानसभा वालों के लिए, एक साथ वोट हुआ करते थे। तो अब उस समय कांग्रेस एक बहुत बड़ा चेहरा बनी हुई है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता, ठीक है, जो कांग्रेस में उस समय मौजूद थे। तो लोगों ने, मतलब हम कहते हैं ना, एक आंधी जो चलती है, वो आंधी उस समय चल रही थी कांग्रेस की, नहीं कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस ने हमें आजादी दिलाई है, गौरव से आजादी हमें कांग्रेस ने दिलाई है, तो गरीबी से, भेदभाव से भी जो आजादी, जो अच्छा काम करेगी वो कांग्रेस करेगी। तो लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में, मतलब काफी जितने भी राज्य हैं, हर जगह जो सरकारें बन रही थी वो किसकी बन रही थी? कांग्रेस की बन रही थी। हर जगह राज्य सरकारें बन रही है, कांग्रेस की बन रही है। केंद्र में सरकार बन रही है, वो किसकी बन रही है? कांग्रेस की बन रही है। तो केंद्र में और राज्यों में दोनों जगह जो सरकारें बन रही है वो किसकी बन रही है? कांग्रेस की बन रही है। तो अब एक बात बताइए, केंद्र में जब राज चल रहा है वो भी कांग्रेस का चल रहा है और राज्यों में राज चल रहा है वो भी कांग्रेस का चल रहा है, परंतु हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में पार्टी व्यवस्था चलती है, दल व्यवस्था चलती है। अब आज जैसे जवाहरलाल नेहरू जी मुख्यमंत्री, यहाँ पे प्रधानमंत्री है, तो और यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री है, तो जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं वो सभी ही डिसीजन लेते हैं कि भैया कौन प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार होगा, कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेगा। मतलब जो पार्टी के हेड होते हैं ना, वही तय करते हैं सब कुछ। तो अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, केंद्र में भी कांग्रेस, राज्यों में भी कांग्रेस, तो मतभेद तो होगा नहीं, डिस्प्यूट तो होगा नहीं, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट, कोई समस्या होनी नहीं है, क्योंकि दोनों जगह जो शासन करने वाली पार्टी है वो एक ही पार्टी है और उस पार्टी को कंट्रोल करने वाले जो हेड है वो एक ही। भैया आज बीजेपी के भी कुछ हेड नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस के भी है, आम आदमी पार्टी के भी है, बहुजन समाज पार्टी के भी। तो वो हेड जो होते हैं वही तो पूरी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं इस राज्य में ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, ये मंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री का हमारा उम्मीदवार है। तो यहां पे डिस्प्यूट होने की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। तो केंद्र में और राज्य में जब दोनों जगह सेम सरकारें होती हैं, सेम पार्टी की सरकारें होती हैं, तो बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं होता, वहां पे किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट नहीं होगी। केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो बेहतर संबंध रहेंगे, अच्छे संबंध रहेंगे। राज्य किसी प्रकार की कोई विशेष डिमांड केंद्रों से नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र ऑलरेडी ही राज्यों की डिमांड फुलफिल कर देता है। परंतु ये दौर जो रहता है ये 50-60 के दशक तक रहता है। 1960 के बाद आते आते 1960 के बाद हम धीरे धीरे देखते हैं कि राज्यों में कांग्रेस की सरकार हटना शुरू हो जाती है और वहां की जो पार्टियां रहती है, हम कह सकते हैं जो दूसरी पार्टियां हैं, वो दूसरी पार्टियां सरकार बनाना शुरू करती है। एक बात यहां पर यह भी देखिएगा कि 1964 में 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और 1964 के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते। भारत का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो कम ही समय शासन कर पाए और 1966 में उनकी भी मृत्यु हो जाती। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी कमान संभालती है। इंदिरा गांधी जी की कमान संभालने के बाद 1967 में चुनाव होते हैं। 1967 में क्यों? 52 में हुए, 52 के बाद 5 साल 57 में, 57 के बाद 5 साल 62 में और 62 के बाद अब 67 में नंबर आना था, तो 67 में नंबर आया। और इस 62 से 67 के बीच में 3 प्रधानमंत्री रह गए, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी। अब 67 का ऐसा पहला लोकसभा का और राज्यों के विधानसभा का चुनाव था जो जवाहरलाल नेहरू की गैर मौजूदगी में लड़ा जा रहा था। अभी तक तो जितने भी चुनाव लड़ाए गए थे वो सब नेहरू जी के अंदर लड़े गए थे। नेहरू जी हैं भाई, नेहरू जी के नाम पे लड़े गए थे। परंतु अब नेहरू जी नहीं है, अब नया चेहरा इंदिरा गांधी आई है और राज्यों में धीरे धीरे जो दूसरी पार्टियां होती है वो मजबूत होती गई और वहां पे राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें बन गई और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। तो अब जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार और राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, मतभेद होना शुरू होता है। फिर यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होना शुरू होता है। और हमारे शक्तियों को छीनने की कोशिश कर रहा है राज्य, और केंद्र हमारी शक्तियों को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो पार्टी हमें काम नहीं करने देती, ये पार्टी हमारे राज्यों में अच्छे से काम नहीं करने देती, हम आए उस राज्य में केंद्र की बात नहीं मानी जा रही। डिस्प्यूट शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े जो मतभेद है वो शुरू हो गए और बार बार फिर धीरे धीरे डिमांड उठने लगी कि राज्यों को ज्यादा पावर दी जाए, राज्यों को ज्यादा पावर दी जाए। केंद्र सरकार अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, ये बात बार बार में बाहर निकल कर आने लगी।
तो और ये हुआ भी है, जब केंद्र में किसी दूसरी पार्टी को, राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारें होती हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कभार पावर का दुरुपयोग करा जाता है, राज्य सरकारों को हटा दिया जाता है, राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाता है। तो राज्य सरकारें अब बार बार डिमांड कर रही है कि नहीं भैया, हमें ज्यादा पावर दी जाए, हमें ज्यादा पावर दी जाए, हमें ज्यादा पावर दी जाए। वो कौन कौन सी पावर्स की डिमांड करते हैं वो अभी हम आगे लेक्चर में जानेंगे। 1967 के बाद धीरे धीरे ये थोड़ा सा सिलसिला चलता रहा और फिर हम देखते हैं कि 1978 में आकर के 78-79 में आकर के जनता दल की सरकार बनती, पर लंबे समय तक नहीं चलती, गठबंधन की सरकार होती है। गठबंधन का भी अर्थ मैं समझाऊंगा, और 2 सालों में सरकार गिर जाती है और फिर वापस से 1984 तक इंदिरा गांधी जी रहती है और 84 से 89 या 99 तक राजीव गांधी जी का जो दौर है वो रहता है, 90 के आसपास तक ये दौर रहा। अब 1990 के बाद की कहानी सुनिए, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट मोड आप देखिए। अभी तक हम कह सकते हैं कि 1952 के चुनाव से लेकर के 1990 तक की अगर मैं कहानी की बात करूं तो केंद्र सरकारें मजबूत रही, ठीक है, राज्य सरकारों का जो पावर है उसको कम करने की कोशिश करेगी, परंतु 1990 के बाद स्थिति बदली। अब 1990 के बाद स्थिति में क्या परिवर्तन आया गुरुदेव, ये आप हमें जरा विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल विस्तार से ही बता रहे हैं अपन लोग। क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन यह आया, भारत बहुदलीय वाला राष्ट्र है, मतलब कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, दल का मतलब पार्टी, और पार्टी का अर्थ क्या है कि भाई मैंने अपनी पार्टी बनाई, मैं चुनाव लड़ूंगा सरकार बनाने की उद्देश्य से। आप भी पार्टी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि लोकल लेवलों पर, ठीक है, राज्यों के स्तर पर उस पर्टिकुलर राज्य में धीरे धीरे पार्टियों का गठन होना शुरू हो गया। क्षेत्रीय दल जिसे हम कहते हैं, एक क्षेत्र का विशेष करके दल। देखिए दल भी 2 प्रकार के होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक होते हैं राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल जनरली क्या होता है, ऐसे दल हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। जैसे आज मैं बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस पूरे देश में है। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, आज पूरे देश में, कर्नाटक में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, यूपी राजस्थान में भी, हर जगह बीजेपी की जो ब्रांचेज हैं वो है। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय दल है, पूरे देश के दल है। और कुछ क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं। क्षेत्रीय दलों का अर्थ होता है जो विशेष करके सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में हो, एक एरिया में हो। जैसे मैं बात करूं समाजवादी पार्टी यूपी में है। ये एक बेसिक हम मानते हैं कि भाई राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में वो फैले हुए हो और क्षेत्रीय दल जो विशेष करके एक क्षेत्र में फैले हो। परंतु राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की जो मान्यता देता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग देता है। ओके, और उनका एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, और उस प्रक्रिया के बाद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय दल बनती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी क्षेत्रीय दल बनती है। अभी हाल फिलहाल भारत में टोटल 9 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रीय दल है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिसमें नवीनतम जो है वो आम आदमी पार्टी है। ओके, और 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है, नाम उनका लिखा हुआ है, परंतु उनमें से सिर्फ और सिर्फ 9 ही क्या है, राष्ट्रीय दल है। ठीक है, इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, राष्ट्रीय दल बनने की क्या प्रक्रिया होती है, क्षेत्रीय दल बनने की क्या प्रक्रिया होती है। बेसिक सा फंडा इतना दिमाग में बिठा लीजिए, राष्ट्रीय दल वो है जिसका पूरे राष्ट्र में नेटवर्क फैला हुआ हो, और क्षेत्रीय दल वो है जो विशेष करके एक क्षेत्र में हो। अब कहानी पर वापस आते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में अगर देखें तो उस समय कांग्रेस ही थी, परंतु अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज, एक एक स्टेट में वहां की पॉलिटिकल पार्टियां उठना शुरू हुई। और जब जैसा देखिए आज मैं हूं भैया, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पॉलिटिकल की पूरी बात करूंगा। ओके, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो इकोनॉमिक्स की पूरी बात करूंगा, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो ज्योग्राफी की पूरी बात करूंगा। अब इसी प्रकार से क्या हो, जब पॉलिटिकल पार्टीज बनी, जैसे कोई मान लीजिए तमिलनाडु की तमिलनाडु के लोगों ने, या तमिलनाडु में से कोई एक ऐसा व्यक्ति उठा और उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अब तमिलनाडु का जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, तमिलनाडु के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा। नहीं, हमारे यहां तमिलनाडु में क्या क्या समस्या है, उन समस्याओं को हाईलाइट करो केंद्र सरकार के सामने। यहां से संसद में लोग जाए और वो हाईलाइट करेंगे, देखो तमिलनाडु के साथ ये समस्या है। कोई राजस्थान का व्यक्ति ने पार्टी बने, बोला राजस्थान के लोगों के साथ ये समस्या, पानी की समस्या, इसको सोल्व करा जाए। कोई उत्तर पूर्वी राज्यों के व्यक्ति ने पार्टी बनाई, वो उत्तर पूर्वी राज्य, मतलब जिस एरिया से जो पार्टी बन रही वो उन मुद्दों को हाईलाइट करना शुरू करेगी। और जब उन मुद्दों को हाईलाइट करना शुरू करेगी तो वहां के लोग किसको सपोर्ट करेंगे, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ना कि राष्ट्रीय दल को। वो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ना कि राष्ट्रीय दल को। वो बोलेंगे यही पार्टी है जो हमारे मुद्दों को उठाती है, हमारी बात करती है, अपनापन का भाव लगता है साहब इस पार्टी के साथ, इस पार्टी को ही वोट देना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसी अनेकों पार्टियां बनी, दक्षिण में भी बहुत सी पार्टियां, बहुत हर जगह, हर एरिया में
पार्टियां बनना शुरू हो गई। अब जैसे मान लीजिए कोई XY पार्टी है, अब ये पार्टी क्षेत्रीय दल है, उस एरिया में है। अब उस एरिया में क्या हुआ, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो लोगों ने बोला नहीं साहब बटन तो दबेगा तो XY के ही नाम पर, XY को जिताओ, XY को जिताओ। तो विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन गई, XY पार्टी की। XY कौन सी पार्टी, उस एरिया की पार्टी है, कोई बड़ा राष्ट्रीय दल नहीं है, उस एरिया की पार्टी वहां के लोगों के दम पर जीत के आई है। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अब हर राज्य से लोकसभा की सीटें होती। अब जैसे मान लो ये जो भी राज्य है, यहां से 20 सीटें लोकसभा की है। अब लोकसभा की सीटें आई तो लोगों को तो नहीं पता, लोगों को नहीं पता था कौन से चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, कोई से भी हो, बटन XY का दबाओ, XY को ही वोट दो। तो लोगों ने 20 में से 18 लोग जो जीत करके चले गए वो XY के जीत करके चले गए। ये एक राज्य का सीन था। 1990 की घटना की बात क्यों बता रहा हूं, एक राज्य ने ऐसा करा, दूसरे राज्य में कोई एक क्षेत्रीय दल उदय हुआ, वहां पर भी यही सीन चल रहा है, और कहीं पे वहां पर भी ऐसे सीन चल रहा है। ये सब कुछ ऐसा सीन चलता गया चलता गया चलता गया। और जब लोकसभा चुनाव होते थे और हर क्षेत्रीय दल को वहां पे सीटें मिलने लगी लोकसभा में, तो क्राइटेरिया ये कहता है कि 543 प्लस 2 है, 2 एंग्लो इंडियन का है, वैसे अब हट चुका है, पर टोटल 543, इसका 50% से ज्यादा, एक सीट भी ज्यादा हो, वही पार्टी सरकार बना सकती है। परंतु दिक्कत यह कि अब राष्ट्रीय दलों को जो बहुमत है वो नहीं मिल रहा। राष्ट्रीय दलों के जो कैंडिडेट्स है वो 50% कैंडिडेट भी जीत करके नहीं आ रहे। तो अब आप पूछोगे सर गए तो गए कहां, अरे गए कहां, ये क्षेत्रीय दल वाले जीत करके जा रहे हैं। अब तो हर जगह से क्षेत्र, भाई मैं कहता हूं जैसे राजस्थान है, राजस्थान से 25 सीटें लोकसभा में, 25 सीटों में से अगर मान लो कि 10 भी क्षेत्रीय दल वाले लेकर के चले गए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। गुजरात से 26 है, 26 में से मान लीजिए कि कोई 16 सीटें क्षेत्रीय दल वाला ले गया, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दक्षिण में से कोई 30-40 सीटें ले गया, तो अब यार सारे अलग अलग ले गए, पर राष्ट्रीय दल को वो बहुमत नहीं मिला। तब बहुमत नहीं मिला तो क्या हुआ समझिए। जैसे मान लीजिए ए पार्टी है, ये राष्ट्रीय दल है, उसके बाद बी अपन मान लेते हैं, बी बिहार की पार्टी है, ठीक है, और फिर सी जो पार्टी है वो राजस्थान की पार्टी है, डी जो पार्टी है वो यूपी की पार्टी है, और ई जो पार्टी है बच्चों वो तमिलनाडु की पार्टी। ऐसा मान लीजिए उदाहरण है अपना, ठीक है। ए को जो टोटल सीटें मिली वो कितनी मिली है, 180 सीटें मिली है, और चाहिए कितनी, अपन 275 का आंकड़ा मानते हैं, एक एवरेज है, वैसे 272 पॉइंट समथिंग कुछ चाहिए होती है, 275 मान लेते हैं। इसको मिली 180, अब भी सरकार बनाने के लिए 275 चाहिए, मिली 180, मतलब भैया 95 सीटें अभी तो कम है, 95 और चाहिए। अब दूसरों की तरफ नजर घुमाई तो बिहार वाले को मिली भैया सीटें 20, राजस्थान वाले को मिली 10, यूपी वाले को मिली 30, और तमिलनाडु वाले को मिली जैसे मान लीजिए 20। कितनी हो गई, 20 10 30 60 80, और एक जैसे मान लीजिए कोई एफ पार्टी है, ये भी मान लीजिए जैसे केरल की पार्टी है, इसको मान लीजिए जैसे मिल गई 40 सीटें, एक एवरेज में मैं आपको बता रहा हूं 40, तो 100 सीटें मिल गई। अब क्या हुआ, इस बड़ी पार्टी ने इनको बोला मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ मिल जाओ। अपन सब मिलकर के क्या कर लेते हैं, एक सरकार बना लेते हैं, अपन सब मिलकर करके एक सरकार बना लेंगे। और जो सरकार इस प्रकार से बनती है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है तो उसको कहा जाता है बच्चों गठबंधन वाली सरकार, गठबंधन वाली सरकार। अब मिल गई तो इन सब ने पूछा भैया प्रधानमंत्री किसका होगा, तो ए पार्टी ने बोला यार देखो तुम तो सब नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, कोई 20 10 30, सबसे ज्यादा सीटें तो मेरे पास है, तो प्रधानमंत्री तो नो डाउट हमारी पार्टी का ही होगा। ठीक है, तो बोले फिर हम आपके साथ जुड़े तो जुड़े क्यों ये हमारे कैंडिडेट्स आपको सपोर्ट करें। तो ए ने बोला बात तो सही है। तो फिर क्या होता है, फिर होता है समझौता। समझौता ऐसे होता है, ए पार्टी बोलता है हम आपके 2 मंत्री बना देंगे, 3 मंत्री बना देंगे, 1 मंत्री बना देंगे। इसके अलावा जब राज्य में अब विधानसभा के चुनाव होंगे और राज्य सरकार बनाने की बात आएगी तो हमारी जो बड़ी पार्टी है, जो ए सबसे बड़ी पार्टी है, ये आपको समर्थन करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। अच्छा, जब ठीक है, अब बढ़िया काम हो गया, ओके। जब भी राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा आपकी पार्टी का बनेगा, हमारी पार्टी का नहीं बनेगा, पर केंद्र में प्रधानमंत्री बनेगा वो हमारी पार्टी का ही बनेगा। अब इससे क्या हुआ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सरकार बन गई, ये तो करना ही था, समझौता तो करना ही, मंत्री बनाने पड़ेंगे। इसमें यहां से क्या जुड़ाव है सर, वो बताओ। देखो जुड़ाव ये है, अब जैसे अब ए और बी, अब कभी भी बिहार में सरकार बी पार्टी की बन गई तो, और केंद्र में ए पार्टी की सरकार है, अब ए वाले कभी बी को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पता है बी के भरोसे हमारी भी सरकार चल रही है।
बी के भरोसे हमारी सरकार चल रही है और बी की हमारे भरोसे चल रही है। अब दोनों में विश्वास है कि नहीं नहीं मैंने कुछ ज्यादा करा ना तो वो मेरी सरकार गिरवा देंगे और उन्होंने कुछ ज्यादा करा तो अपन उनकी गिरवा दें। इस प्रकार से पूरा गठबंधन चलता है। गठबंधन सरकार के फायदे भी माने जाते हैं कि एक अच्छी बात है ये। इसमें अच्छी बात दो तीन तरीके से देखी जाती है। एक तो विविधता है ना, विविधताएं सारी आ जाती है। जैसे देखो अब सरकार में अब ए पार्टी देखो, और पार्टी जब भी कोई व्यक्ति बना रहा है तो उस व्यक्ति का एक सोशल बैकग्राउंड होगा बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो आज मैं हूं, आज मैं कोई पार्टी बनाता हूं, ठीक है। आज मैं जहां रहता हूं वहां मैं सोसाइटी देखता हूं, उसमें मैं कभी किसी गरीब को देखता हूं। जैसे मेरी एक पर्टिकुलर कास्ट होगी, मेरा एक रिलीजन होगा, मेरी एक आइडियोलॉजी होगी, विचारधारा होगी, तो मैं जिन भी लोगों को जोड़ूंगा कोशिश करूंगा कि मेरी सोच, मेरी विचारधारा वाले लोग मेरे साथ जुड़े, ठीक है। मेरी आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े, ठीक है। और मेरे आइडियोलॉजी वाले लोग जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो फिर मैं सब पे उनको बोलूंगा देखो भाई मेरे अनुसार चलना। मतलब एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा एक पार्टी दर्शा रही है। अब क्या हुआ, इस पार्टी की अपनी विचारधारा, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, तो अब सारी विचारधाराएं एक साथ मिलकर के सरकार में बैठी हुई। कभी कोई सी भी, जैसे मान लो ये है, ये इनकी विचारधारा के खिलाफ काम करने की कोशिश करेगी, ये बाहर चलो अपनी ए पार्टी के साथ नहीं है। कभी उनके खिलाफ हुआ तो अब मिलजुल करके सारी जो विविधता है उनका सम्मान रियलिटी में होना शुरू हो जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है कि राज्य सरकारों को आसानी से केंद्र सरकार भंग नहीं कर सकता, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा माना जाता है कि यहां पर गठबंधन जब सरकारें होती है तो एक पार्टी अपने पावर का मिसयूज नहीं करती है। जब किसी भी एक पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल जाता है तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है, आनन फानन में कैसे कानून बना देती है, ठीक है, कहीं पर भी राज्य सरकारों को भंग कर देती है, तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करती। ये गठबंधन सरकार के फायदे राजनीति विज्ञान में माने जाते हैं। परंतु कुछ नुकसान भी माने जाते हैं। नुकसान यह है कि अब कोई भी फैसला लेना होगा तो बड़ा ही भैया विकट स्थिति है। कैसे? अब इन्होंने मान लिया, जैसे मान लो अगर एक को पूरा प्रचंड बहुमत मिल जाता तो एक विचारधारा वाली पार्टी है वो जल्दी से कोई फैसला ले लेती। परंतु अब इससे भी पूछो, हाँ भाई पता ले ले, ये कर ले, ये कानून बना ले, हाँ बना लो, सी बना ले, डी पार्टी, ई पार्टी, एफ पार्टी बना ले, सबसे पूछना पड़ेगा। अब किसी ने मना कर दिया नहीं 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 ये नहीं तो मत बनाओ भाई, नहीं तो कल को ये सपोर्ट खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। मतलब गठबंधन सरकार के लिए कहा जाता है, गठबंधन सरकार मतलब चार पांच दो तीन जो भी आप माने स्तंभ है और उन पर टिकी हुई है। कभी भी एक भी स्तंभ गिरा वो सरकार गिर जाती है। तो गठबंधन सरकार को थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि मजबूत सरकारें नहीं माना जाता जब गठबंधन सरकारें होती है, ठीक है। और भारत में 1989 से लेकर करके 2014 तक भारत में गठबंधन की सरकारें चली हैं। 1989 से लेकर के 2014 तक जो चली है वो गठबंधन की सरकारें चली। और 2014 में फिर से नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता है, प्रचंड बहुमत मिलता है और भाजपा अपनी सरकार बनाती है, ठीक है ना। तो यहां तक ये पूरा अब आप समझिए। अब मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि 1990 तक अगर देखें तो केंद्र और राज्य के संबंधों में तीन पड़ाव आप समझने की कोशिश करिए। देखिए पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप तो यह है कि 1967 तक तो केंद्र और राज्यों के बीच में कोई मतभेद ही नहीं है, क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की। 1967 से लेकर करके मैं 89 या 90 तक का दौर देखता हूं तो मतभेद बड़े लेवल पर है। और 1990 के बाद देखता हूं तो मैं कहता हूं कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो बेहतर ही हुए। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। देन यहां तक की बात क्लियर आप लोगों को कि केंद्र राज्य संबंध क्या है, केंद्र राज्य संबंधों में क्या होना चाहिए, विविधताओं का सम्मान होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, सारी जो पूरी कहानी है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। केंद्र राज्य संबंध, संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। देखिए एक चीज और, संविधान जो है, संविधान एक अपने, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जैसे आज आप हो, अभी तो आप 11th में हो, अभी नेक्स्ट सेशन में फिर आप 12th में आ जाओगे और 12th में हम एक बड़े लक्ष्य के साथ पढ़ते हैं कि नहीं हमें बोर्ड टॉप करना है। अब देखिए बोर्ड टॉप करना है, बोर्ड टॉप करने के लिए आप में बड़ी इच्छा है, जिज्ञासा है, मैं बोर्ड टॉपर बनूंगा, बनूंगी, और उसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएंगे। मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे उठूंगी, इतने बजे पढ़ूंगी, इतने बजे खाना पीना, स्कूल जाना, मनीष सर के लेक्चर्स देखना, वॉटेवर जो भी आपका पूरा शेड्यूल, आपने वो रूटीन बना लिया। जो आपने एक रूटीन बनाया, जो आपने पेपर पे लिखा है, वो क्या इनफ है? क्या? कतई नहीं। जब तक जो आपने पेपर में लिखा है वो आप अमल ना कर दो जिंदगी में तो बेकार है। मैंने लिखा मैं 5 बजे कल से उठूंगा और मैं उठ ही नहीं रहा हूं तो फिर मेरा लिखा हुआ बेकार है।
कोई काम नहीं आ रहा है। परंतु एक बार प्लानिंग करना, एक बार पेपर पे लिखना भी आधार है एक, वो भी जरूरी है, परंतु उसको अमल नहीं करा तो वो बेकार है। उसी प्रकार से देखिए क्या, संविधान तो एक फ्रेमवर्क है, संविधान तो एक ढांचा है, स्ट्रक्चर पूरा उसको दे दिया गया कि हाँ भाई ये करना है, ऐसे संघीय शासन व्यवस्था होगी, केंद्र सरकार इस प्रकार से बनेगी, राज्य सरकार इस पर, बस सारा रास्ता दे दिया। अब उस पर चलना हमें है, उस प्रकार से हमें काम अब हमें करना है। तो अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था सफल हुई है, अगर भारत का फेडरल स्ट्रक्चर सफल हुआ है बच्चों, तो उसमें संविधान का तो एक बहुत बड़ा योगदान है ही, उसके साथ साथ भारत के राजनीतिक दलों का और भारत की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ के राजनीतिक दलों ने बड़े ही सहयोग के साथ काम करा है, मिलजुल करके काम करा है, और भारत की राजनीति में संघीय शासन व्यवस्था में दुनिया को दिखाया है कि हम लोगों में आपसी विश्वास है, हमें म्यूचुअल ट्रस्ट है, हम एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करते, हम एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हमें आपसी विश्वास है। तो भारत का जो संविधान है उसमें संघीय शासन व्यवस्था रखी गई, परंतु संघीय शासन व्यवस्था को सफल बनाने में भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है। देखिए अब एक एक वर्ड को आप बहुत अच्छे समझिएगा। भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया, जो पूरा पॉलिटिकल जो प्रोसेस हुआ है, और वो परिवर्तनशील प्रकृति, ये परिवर्तनशील प्रकृति की क्या बात हो रही है, 1952 से 67 तक का जो कहानी सुनाई कि भैया केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है, कोई मतभेद नहीं है। 1967 से 1990 तक मतभेद चला है, क्योंकि केंद्र में एक पार्टी की सरकार और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार, तो जब दो अलग अलग बन चुके हैं तो मतभेद है। 1990 के बाद तो मतभेद का नामो निशान ही मिट गया। क्यों? क्योंकि अब तो मिलजुल करके सरकारें चल रही हैं, अब तो गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। तो ये राजनीतिक प्रक्रिया की जो परिवर्तनशील प्रकृति है, ये जो चेंज होने वाली जो वेरिएबल है, ये वेरी हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भारत के संघवाद पर देखने को मिलता है। केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व, ठीक है, मैं 1952 से लेकर करके 1967 तक पूरा वर्चस्व, फुल वर्चस्व है, ठीक है। वर्चस्व तो आगे तक रहेगा, ऐसी बात नहीं है, मतलब 89 तक आप मान करके चलिए पूरा वर्चस्व है, पर ये स्टार्टिंग का दौर जो पहला फेज मैंने आपको बताया उसकी बात कर रहा है। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। देखो अब यहां पर दो सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। यहां पर भी सरकार कांग्रेस की और यहां पर भी सरकार बच्चों किसकी? कांग्रेस की। अब देखो यहां पे केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो बहुत बढ़िया रहे, दोनों के बीच में प्यारे प्यारे संबंध रहे, अच्छे संबंध रहे। कुछ छोटी मोटी जो बातें हैं वो हम लोगों को क्या करनी होगी, क्लियर हम लोगों को करना होगा, बीच शांतिपूर्ण और सामान्य हम लोगों को रहना है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। राज्यों को आशा केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदान से विकास कर सकेंगे। देखिए जब इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध है तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आता था, छोटी मोटी डिमांडें चलती रहती थी। छोटी मोटी डिमांडों में क्या है, एक तो नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन तो बेटा आजादी के बाद से ये डिमांड उठ जाती है कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन होना चाहिए, भाषाई आधार पर होना चाहिए। और इस पर अभी मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा ना करूंगा, क्योंकि अपन क्लास 12th में जब पॉलिटी पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें जो पहला अध्याय आएगा, ठीक है, उसी में हम इस पर चर्चा कर लेंगे। नए राज्यों के गठन, और उसके अलावा कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, तो शांतिपूर्ण और सामान्य थे। राज्यों को आशा थी, उम्मीदें थी, केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। देखो अब क्या है, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस से चाहेगी कि अगली बार वापस हमारी यहां पर सरकार बने, और यहां पर भी लोग जो वोट दे रहे हैं वो लोकसभा के लिए भी देते हैं, तो हमारी यहां पर भी सरकार बने। तो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हाँ भैया अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये लो भैया पैसे लो और विकास करो वहां पे, और लो पैसे लो और विकास करो वहां पे। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदान उनको मिल जाया करता था, और उससे राज्य का और देश का विकास हो जाता था। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफी आशा बंधी थी। और अब केंद्र क्या करता था, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, कई नीतियां बनाता था, और उन नीतियों के कारण भी राज्यों को क्या काफी आस बन गई कि हाँ भैया केंद्र सरकार बढ़िया काम कर रही है, और वो उनकी जो भी नीतियां हैं हम राज्य में उसको लागू कर सकते हैं, अपना सकते हैं। 1960 के दशक के बीच में अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में है। अब 1960 के दशक की बात कर रहा है, 60 के दशक का मतलब होता है 60 से 70 तक का वाला जो दौर है उसकी। अब इस दशक के बीच में, इसके मध्य 1965-67 की बात ही मैं आपको बता रहा हूं, उसके बीच में अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए, ठीक है। अभी तक तो क्या था, लास्ट अगर आप सीन देखो तो कांग्रेस, परंतु अब क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस, और कुछ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज की है।
जो दूसरी पार्टियां हैं उन पार्टियों के आगे, विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की और ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग हुई। अब पहले तो कांग्रेस था तो मिलजुल के काम चल रहा था, पर अब यहां पर दूसरी पार्टी, यहां पर दूसरी पार्टी, इनको यह लगता है कि केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, केंद्र हमारे ऊपर शासन करने की कोशिश कर रहा है। तो जो राज्य हैं वो बार बार में डिमांड कर रहे हैं कि क्या हो कि हमें ज्यादा शक्तियां दी जाए, जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, जो थोड़ा सा हमें फ्री करा जाए। इतना जो अधीन है हम केंद्र के वो नहीं होना चाहिए, हमें ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए, केंद्र को नहीं। प्रमुख कारण क्या था, ऐसा क्यों हो रहा है? केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे, दोनों में अलग अलग सरकार, यहां पे कांग्रेस की, यहां पे किसी और पार्टी की, यहां पे कभी किसी और पार्टी की, यहां पे दूसरी पार्टी की। जब अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी तो दोनों में कंपटीशन सा चल रहा था, दोनों में कंपटीशन से चल रहा था। राज्य सरकारें कहती थी हम काम करना चाहते हैं पर केंद्र हमें काम नहीं करने देता। केंद्र कहता है हम और भी पैसा वहां पहुंचाते हैं, देते हैं, पर आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो लगाती नहीं। दोनों में एक कह सकते हैं कंपटीशन सा चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टी के हैं। अतः राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेस की सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो जो राज्य की सरकारें हैं और राज्यों में जो कांग्रेस हस्तक्षेप कर रहा था, ठीक है, बार बार में कि ये करना है, ये नहीं करना, उनका विरोध करना राज्यों की सरकारों ने शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही थी। और अब देखिए, पहले तो क्या था, दोनों जगह एक ही पार्टी के हैं तो मान जाते थे, बात ठीक है भैया कोई बात नहीं, परंतु अब मान नहीं रहे बात। तो अब पहले जैसे संबंध कांग्रेस के राज्यों की सरकारों के साथ नहीं रहे। आखिरकार 1990 के दशक के बाद तो ये दूसरा जो फेज है वो भी निकल गया। पहले फेज में संबंध बढ़िया है, दूसरे फेज में संबंध बहुत खराब है, तीसरे फेज में आ जाओ। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफी कुछ खत्म हो गया और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया है। तो 1990 आते आते तक कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो कम हो गया और फिर 1990 में हम आकर के गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश करते हैं। कहां पर? केंद्र में। केंद्र में गठबंधन राजनीति होता है, केंद्र में क्या बनने लग जाती है? गठबंधन सरकारें बनने लग जाती है। कोएलिशन की जो गवर्नमेंट्स होती है वो कोएलिशन गवर्नमेंट्स वहां पर बनना शुरू हो जाती है, गठबंधन की सरकारें वहां पर बनना शुरू हो जाएंगी। और गठबंधन की सरकारें क्यों बन रही है? क्योंकि राज्यों में क्षेत्रीय दल उदय हो रहे हैं। राज्यों में कौन बन रहा है? क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा है। क्षेत्रीय दल जो रीजनल पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज है उनका उदय हो रहा है। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। अब देखिए राज्यों में, ठीक है, अब अलग अलग राज्यों में कहीं पर राष्ट्रीय दल, ठीक है, जैसे कांग्रेस और जो कोई बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, वो सत्तारूढ़ का मतलब होता है सत्ता में बैठे हुए, ठीक है, मतलब पावर में है, मतलब सरकार उस पार्टी की है। क्या है? सरकार उस पार्टी की है। तो किसी राज्य में राष्ट्रीय दल की सरकार है और किसी राज्य में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। और राज्यों में भी क्या है बच्चों? गठबंधन बहुत गजब का एक गठबंधन हुआ है। गठबंधन की स्थिति इतनी कि 7-7, 8-8 पार्टियां मिलकर के सरकारें बना रही। तो गठबंधन राज्यों में भी देखने को मिला है, राज्यों में भी गठबंधन होना शुरू हो गया था। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मंजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई है। अब देखिए, अब 1990 के दौर के बाद हमें क्या बदलाव संघवाद में देखने को मिलता है? एक तो राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा। अभी तक तो राज्यों को इग्नोर करा जाता था, नहीं राज्यों की कोई बात नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं सुनी राज्यों की, परंतु अब वहीं से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो राज्यों की बात करती है और उनके साथ आप गठबंधन करके केंद्र में सरकार बना रहे हो, तो अब उनकी वैल्यू बढ़ गई। अब उनकी मतलब ये बिल्कुल एक ऐसा है जैसे मान लो कि आज आप हो, ठीक है, और आप किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल ही भाव ही नहीं देते और उसी व्यक्ति के कारण आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब यार नहीं यार भाई अपना खास आदमी तो अब उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, उसको अभी तक आप वैल्यू नहीं देते, अब उसको आप वैल्यू बहुत देते हो। तो राजनीतिक कद यहाँ पे राज्यों का बढ़ गया, विविधता का आदर हुआ, ठीक है। अब केंद्र सरकार सभी की सोच के काम कर रही है, नहीं भैया देखो इस पार्टी का वहां का भी है तो उनकी भी सोचना है, वो सभी विविधताओं का सबका क्या सम्मान करना शुरू हुआ और एक मंजे हुए संघवाद का मतलब आप एक कह सकते हैं मैच्योर, एक परिपक्व संघवाद हमारे सामने आया। ऐसा संघवाद है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, दोनों में आपसी विश्वास की धारणा के साथ वो काम कर रहे हैं, आपसी विश्वास एक दूसरे पर रखते हुए काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं स्वायत्तता की मांग। कभी कभी इन मांगों के पीछे ये इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। देखिए अब स्वायत्तता की मांग समय समय पर होती रही है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने करी है, परंतु इन मांगों के पीछे मेन इच्छा क्या है? मेन इच्छा ये कि जो शक्ति विभाजन करा है, केंद्र को अपनी शक्तियां, राज्यों को अपनी शक्तियां, और इन शक्ति विभाजन में केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा ताकतवर है, बल्कि होना क्या चाहिए कि राज्य सरकार ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए। तो मेन जो यहाँ पर इच्छा है वो इच्छा क्या है? पावर को खींचने की है।
कि पावर किसके पास ज्यादा हो, राज्य के पास ज्यादा हो, शक्ति किसके पास ज्यादा हो, राज्य सरकारों के पास ज्यादा हो, ज्यादा जो डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए वो किसके पास होनी चाहिए, राज्य के पास होनी चाहिए। समय समय पर अनेक राज्यों जैसे तमिलनाडु ने, पंजाब ने, पश्चिम बंगाल ने, और दलों में अगर बात करूं दरमुख, अकाली दल, माकपा ने स्वायत्तता की मांग करी है। दरमुख जो है वो तमिलनाडु में है, अकाली दल पंजाब में है, और माकपा का अर्थ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल में है, तो उन्होंने स्वायत्तता की मांग करी है। अब देखो किन किन आधारों, कौन कौन सी बातों को लेकर के स्वायत्तता की मांग है। पहली बात करूं वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब है फाइनेंशियल। अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि धन के जो साधन है उन पे किसका ज्यादा कंट्रोल है, केंद्र सरकार का ज्यादा कंट्रोल है। उत्तरदायित्व राज्यों पर ज्यादा है परंतु आय के साधन उनके पास कम है। तो सबसे पहली डिमांड तो उनकी आय वाली है, पैसों वाली, वे वित्तीय पैसा प्रोवाइड कराओ। राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए, उनके पास स्वतंत्र हो, वो केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट ना हो कि भैया वो हमें पैसे देंगे तो हम विकास कर पाएंगे। तो आय के स्वतंत्र साधन उनके पास होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। मतलब केंद्र सरकार का ज्यादा नियंत्रण ना होकर के किसका हो, राज्य का ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। स्टेट का है, वहां के संसाधनों पर स्टेट का ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, न कि केंद्र सरकार का। और जो इनकम के सोर्सेज है वो भी राज्य के अपने होने चाहिए। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पूर्ण परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। तो 1977 में पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार थी, वामपंथी सरकार थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। और उन्होंने केंद्र और राज्य के संबंधों को पूर्ण परिभाषित करने के लिए, ठीक है, कि वह फिर से रीडिफाइन करा जाए। केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनको फिर से समझा जाए, सोचा जाए, विचार करा जाए और फिर से उनको डिफाइन करा जाए। ये जो केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां, ये सही नहीं है, शक्तियां राज्यों को देनी चाहिए। तो पूर्ण परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित करा, उसमें बताया कि भाई क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। दूसरी बात करूं प्रशासकीय शक्तियों की। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज है। देखो अब प्रशासनिक की मैं बात करूं तो जैसे अपन बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की। ऑल इंडिया सर्विसेज, अब सर्विसेज केंद्र की है, वो आधिकारिक काम राज्य सरकार के अधीन होकर के काम कर रहा है, परंतु राज्य सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये प्रशासन पे जो केंद्र का नियंत्रण है, इससे भी राज्य नाराज है। सांस्कृतिक पे देखें, स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से भी जुड़ी हुई होती है। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ वित्तीय या प्रशासकीय नहीं होती, कभी कभी सांस्कृतिक मुद्दों से भी जुड़ी होती है। जैसे भाषा के आधार की बात हो गई, कुछ संस्कृति का बात हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें तो तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध हुआ है। देखिए एक और आपको स्टोरी बताता हूँ, क्लास 10th की है वैसे वो। 1965 के बाद ये कहा गया है संविधान में कि अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर दिया जाए, अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना। अब 1965 के बाद सब सरकार ने कोशिश करी कि भाई हम इंग्लिश को बंद कर देते हैं और हिंदी को एज आ नेशनल लैंग्वेज के रूप में हम प्रमोट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ये बात बाहर निकल करके आती है दक्षिण में और विशेष करके तमिलनाडु में उग्र आंदोलन शुरू हो जाता है कि ये क्या कर रही है, क्योंकि अब दक्षिण के लोगों को दो ही भाषा आती है, या तो इंग्लिश आता है या वहां की जो लोकल लैंग्वेज है मलयालम, कन्नड़, तमिल जो भी है वो आती है। तो उन्होंने बोला जब हिंदी में कर दोगे तो फिर हम कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, इंग्लिश भैया इंग्लिश जो आती है वो अब आप हटा दोगे और जो हमारी जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस है वो आप लोगों को नहीं आती। तो ये तो गलत बात है। तो उग्र आंदोलन वहां पर शुरू हुआ तमिलनाडु में और फिर बाद में सरकार ने खुद ने ये बात बोली कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू करेंगे, हम लगातार इंग्लिश को भी चलाएंगे, परंतु सरकार हमेशा हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध, पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग, इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो ये मुख्य मुद्दों को लेकर के भी केंद्र सरकार से कभी कभार छोटी मोटी अनबन चलती रहती है। और अभी भी जब नई शिक्षा नीति आई तो उसमें भी हिंदी के लिए जो बात रखी गई उसमें भी जो दक्षिण के राज्य हैं वो कह रहे हैं कि जो वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस है उनको भी प्रमोट सरकार करे। अब बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। चलिए इसको भी थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। संवैधानिक पद का मतलब इस पोस्ट का जिक्र संविधान में करा गया है। संविधान ने इस पोस्ट को क्रिएट करा है कि भैया एक राज्यपाल हर राज्य में होगा, 2 राज्यों का एक भी राज्यपाल हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अब राज्यपाल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार, ठीक है, एक तरफ केंद्र है, देखो जैसे ये है, ये पेन है, ये केंद्र है, ये राज्य है, ठीक है, ये केंद्र है, ये राज्य है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो फैक्टर है ना बच्चों, वो राज्यपाल है, वो गवर्नर है। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है ना, वो राज्यपाल है।
राज्यपाल कहां पर है? राज्यों में है। और जो काम राष्ट्रपति जी पूरे देश के लिए कर रहे हैं वही काम राज्यपाल उस राज्य के लिए करेगा। मतलब साइन वाइन करने का सारे जो मेन जो कार्य होते हैं वो सारे राज्यपाल जी करेंगे। और राज्यपाल कहां पर है? राज्य में है। और राज्यपाल हर साल एक प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्य केंद्र में भेजता है, फिर संसद पर उसकी चर्चा होती है, समय समय पर केंद्र को बताता रहता है। और इस राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो एक अहम भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? राज्यपाल निभाता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार को जोड़ने के लिए एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो राज्यपाल की क्या भूमिका है? और राज्यपाल की भूमिका में मालिक राष्ट्रपति शासन कहां से आ गया? राष्ट्रपति शासन क्या है? तो बच्चों राष्ट्रपति शासन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 की कहानी। बच्चों 356 का मतलब क्या है? आपातकाल वाले की बात कर रहे हो सर आप। और आपातकाल जब राज्यों का आपातकाल होता है तो उसके राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। और वहां पर आपातकाल कब लगाया जाएगा? जब राज्यपाल जी रिपोर्ट भेजते हैं कि भैया यहां पर काम सही से नहीं हो रहा है, यहां पर संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, सरकारें कैसे ही बन रही है, सरकारें कुछ भी कर रही है, तो क्या करा जाए? फौरन यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा? जब केंद्र सरकार उनको बोले कि साहब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो यहां पर राज्यपाल की जो है एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तो कुछ केंद्र सरकारों का यह भी कहना है, राज्य सरकारों का कहना है कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग करता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार इनको नियुक्त कर रहा है, इनको अपॉइंट कर रहा है, तो इनके द्वारा हमारे राज्य में काम करने की जो शक्ति है उसको रोकने का और काम को बार बार में अटकाने का काम केंद्र सरकार करती है। आइए जानते हैं। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा से ही विवाद का विषय रही है। विवाद का विषय का देखिए मैंने क्या कहा कि ये दोनों के बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में। अब जैसे राज्यपाल का काम क्या है मुख्यतः कि भाई यहाँ के जो जितने भी कानून होंगे उन पर साइन करने का काम है। और केंद्र सरकार ने राज्यपाल को भेजा है, मतलब राज्यपाल को अपॉइंट करने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। नियुक्त जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर से ही होता है, परंतु लिस्ट जो जारी करती है केंद्र सरकार इनको बनाना और उन पर राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं। अब राज्यपाल केंद्र सरकार किसको भेजेगी? जो जनरली उनके बहुत क्लोज लोग होते हैं उनको भेजती है। ठीक है, ऐसा एक ट्रेंड ऐसा जनरली ऐसा माना जाता है, उनको भेजा जाता है। अब हमेशा से राज्य सरकारों को यह रहता है कि केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को भेजेगी जो हमारे काम को रोकने की कोशिश करेगी। हमारे राज्य में अगर हम कोई कानून लेकर के आएंगे उसको रोकने की कोशिश करेगी, अगर हम कुछ लागू करने की कोशिश करेंगे उसको रोकने की कोशिश करेगी। किनके द्वारा? राज्यपाल जी के द्वारा। तो हमेशा से एक विवाद का विषय राज्यपाल की भूमिका रहा है कि जो रोल है गवर्नर का वो विवाद का मुद्दा है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है, चुनाव पदाधिकारी नहीं है कि राज्यपाल कोई राज्य के लोग हैं वोट कर करके चुन रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिक हुए हैं। देखिए ज्यादातर अगर आप राज्यपाल देखेंगे तो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड सेना से होंगे या लोक सेवक होंगे, आईएएस अधिकारी होंगे या पॉलिटिशियंस जो है वो होंगे। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा? केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो जो प्रोसीजर तो आप सभी जानते हो, कार्यपालिका आप पढ़ चुके हो कि राष्ट्रपति जी के जितने भी काम है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही होते हैं। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। तो जब भी कोई राज्यपाल कोई फैसला लेते हैं और उससे राज्य सरकारों का काम अटकता है तो राज्य सरकार ये देखती है कि इसमें केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करा होगा तभी ये काम अटक रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यपाल जी को बोल दिया होगा कि भैया ऐसा कर देना, ये काम अटका देना, तो ऐसी संभावनाएं देखी जाती है। जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। अब देखो केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार। सत्तारूढ़ क्या होता मैंने अभी बताया, पावर में हो। केंद्र में दूसरी पार्टी पावर में, राज्य में दूसरी पार्टी पावर है, तब राज्यपाल की जो भूमिका है वो और भी विवादास्पद हो जाती है। मतलब तब तो और भी मतलब भाई साहब तनावपूर्ण भरी है। जब दोनों जगह सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह सेम पार्टी की सरकार हो तो दिक्कत नहीं है, तब तो फिर भी चलो काम हो जाता है। और मैंने जैसे बताया कि भाई ऑलरेडी खुद ही सरकार पैसा देती रहती है कि हाँ भाई विकास कराओ वहां का, और फिर जिससे कि केंद्र में और राज्य में फिर से हमें वोट मिले और अपन सरकारें बनाए। परंतु जब अलग अलग पार्टियां होती है तब राज्यपाल जी की भूमिका और भी विवादास्पद हो जाती है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इंपोर्टेंट बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सरकारिया आयोग, सरकारिया एक जस्टिस रहे
उनका नाम था और उनके नाम से वो अध्यक्ष थे। तो जनरली यही होता है कि जो अध्यक्ष होता है उन्हीं के नाम पे आयोग बन जाता है। तो सरकारी आयोग क्यों बनाया गया? केंद्र और राज्यों के संबंधों की जांच पड़ताल करने के लिए, भाई केंद्र राज्यों के संबंध कैसे हैं, उनमें और कैसा सुधार होना चाहिए। कब बनाया गया? 1983 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1983 में। इसकी रिपोर्ट कब आई? 1998 में। देखिए, इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य है तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। तो ऐसे बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ठीक है। तो पर एक जो सार है उसका ये समझ लेते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति होना बिल्कुल जरूरी है, परंतु निष्पक्ष होकर के, किसी प्रकार का इस भावना से नहीं होनी चाहिए कि नहीं भाई राज्य में उस हमारे विपक्ष की सरकार है, हमारे विपक्षी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ काम रोकने के लिए राज्यपाल को रखा जाए, राज्यपाल ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पक्ष में काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। निष्पक्ष होकर के जो सही व्यक्ति हो उसी को क्या है, राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। अब एक मुद्दा इंटरेस्टिंग वो है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। देखिए, आर्टिकल 365 को भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 365 भी ये कहता है कि अगर कभी भी कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के किसी कोई विशेष आदेश या कोई आता है उसको मानने से इनकार करती है तो भी 356 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 365 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है, कि वह 365 के तहत ये है कि अगर कोई भी राज्य सरकार है केंद्र की बात नहीं मान रही है, आनाकानी कर रही है, तो 356 के तहत आप राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हो। तो राष्ट्रपति शासन का अब लगेगा कब सर? मेन एक आधार क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाने का मेन आधार ये कहा जाता है कि उस राज्य का जो काम है वो संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, हम कह सकते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो संविधान जो है उसका वायलेशन, उसका उल्लंघन होकर के काम हो रहा है, और संविधान सर्वोच्च है, उसका उल्लंघन होना नहीं चाहिए, ठीक है। और संविधान को बचाने के लिए तो राज्यपाल, राष्ट्रपति जी और न्यायपालिका बैठी है। तो राज्यपाल जी को जैसे ही महसूस होगा कि नहीं संविधान के खिलाफ जाकर के आप काम कर रहे हैं, तो फटाक से रिपोर्ट भेजेंगे ऊपर और राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे। देखिए, इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। मतलब वहां पे जो संविधान के उपबंध है उनके अनुसार नहीं चल रहा है या अब नहीं चलाया जा सकता, तो क्या होता है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जनरली जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो तब लगता है जब किसी पार्टी की सरकारें नहीं बन रही हो, बहुमत किसी को नहीं मिल पा रहा हो, 2-3 गठबंधन की सरकारें नहीं बन पा रही हो, तो चुनाव कराने के लिए समय दिया जाता है और तब तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। तो मतलब जैसे राष्ट्रपति शासन लगा, आपातकाल की स्थिति, और आपातकाल की स्थिति में फिर से संघीय सरकार पावरफुल। मतलब अब उस राज्य के लिए जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, देखिए शासन किसका है? राष्ट्रपति जी का, और राष्ट्रपति जी के आधार पर जितने भी काम करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार अब वो भी कानून बना सकती है जो राज्य की सरकारें बनाती थी। तो उस राज्य के लिए क्या है, कौन कानून बनाएगा? संसद कानून बना करके देगी। मतलब वो राज्य अब किसके अधीन हो गया? कहीं ना कहीं किसके अंडर में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सरकार होगी उसके अंडर में आ गया। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। तो संसद में भी उसे पास कराया जाता है कि हाँ भैया इस राज्य में आपातकाल लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जाता है। देखिए, आपातकाल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, विस्तार से और विस्तृत में इस पर कभी अलग से पूरी चर्चा अपन लोग करेंगे कि भैया आपातकाल क्या है। 352 पे भी चर्चा करेंगे, 356, 360, जो 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद उन सभी पर अपन लोग चर्चा करेंगे। पर आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप कौन से राज्य से हैं, ठीक है, और आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, ठीक है। आज ये आप लोगों का काम है कि मुझे बताइएगा कि आपके राज्य में, आप जिस भी राज्य से, पहले तो उस राज्य का नाम बताइएगा और फिर बताइएगा कितनी बार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। तो राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे, ठीक है, वहां से हटवा दे, या निलंबित या विघटित, मतलब उस सरकार को हटवा दे वहां से, सीधा सा उसकी अनुशंसा तो एक तरीके से कह सकता है ऊपर। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया है। और कभी कभार क्या होता है कि जो राज्य में जो विधानसभा है, विधायिका है, वहां पर उस पार्टी के पास बहुमत है, परंतु केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, और उसके बावजूद भी उन्होंने, राज्यपाल जी ने क्या कर दिया कि भाई इनको बर्खास्त कर दो। तो ऐसे आरोप इसमें लगाए जाते हैं, ऐसे विवाद देखने को मिलते हैं। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अब क्या होता है, जब भी ऐसा लगता है कि बहुमत नहीं है तो क्या होता है, फ्लोर टेस्ट हुआ करता है बेटा। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर
जितने भी विधायक हैं वो सारे आ जाएंगे। और फिर जैसे आज मान लीजिए मैं दावा करता हूं कि मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, मेरे पास जैसे मान लो कि भाई मान लो जैसे 100 सीटें हैं, टोटल विधानसभा में 100 सीटें हैं और मुझे 51 चाहिए, तो मैंने कह दिया राज्यपाल जी को जी नहीं राज्यपाल जी देखो मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, मैं विधानसभा में प्रूफ कर दूंगा और 51 लोगों के हाँ भाई खड़े कर दो, हाँ भाई 55 लोगों ने मनीष सर की तरफ हाथ खड़ा कर दिया, हाँ हाँ नहीं हम तो मनीष सर के साथ ही, मनीष सर के साथ ही, मनीष सर के साथ है, तो भाई 55 और अपनी सरकार बन गई। तो वो साबित करना पड़ता है वहां पे विधानसभा में, तो कभी कभार तो बिना साबित करे ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। तो कुछ मामले अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मामले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति जो शासन जब लागू करा जाता है उसके निर्णय, उसकी डिसीजन की संवैधानिकता की जांच, कि वो सही है, सच में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है, या ऐसे ही बर्खास्त कर दिया, ऐसे ही सरकारों को हटा दिया, ऐसे ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो ये उसकी संवैधानिकता की जांच करने का न्यायालय के पास कर सकता है, न्यायालय को उसमें कोई रोक नहीं सकता। 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम सरकारें थी, कांग्रेस, तो फिर क्यों अपनी ही सरकार पे, अपनी ही पार्टी की सरकार पे 356 राष्ट्रपति शासन लगवाना, उनको तो वैसे ही बोल करके कुछ भी काम करवा सकते हैं। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता में कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया अथवा उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। ठीक है, अब 1967 के बाद काफी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई, मतलब दूसरी पार्टियों की सरकारें बन गई, और ऐसे अवसरों पर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया गया और राज्यपाल के माध्यम से जो बहुमत दल है या गठबंधन से जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है उनको रोकने की कोशिश करी गई है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। ओके, ये एक उदाहरण आप लोगों के लिए। और इसी के साथ जो आज का अपना लेक्चर है वो लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और कैसा लगा आज का लेक्चर वो भी बताइएगा। और बच्चों पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।